तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर। तो अब ये चैप्टर क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि जो यूरोप है, यूरोप में कैसे मोनार्की जो है, मोनार्की मतलब जो राजा महाराजाओं का रूल था, जो राजा महाराजाओं के अंडर में पीपल को काम करना पड़ता था, तो उसको हटा के कैसे कंट्री बनी। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि यूरोप में कैसे कंट्री बनना स्टार्ट हुई। देखो क्लास 9th में हम पढ़ के आए कि फ्रांस जो है, फ्रांस में ही स्टार्टिंग हुई थी किसकी, नेशनलिज्म की, मतलब कि राष्ट्रवाद की स्टार्ट हुई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब देखो यही सब भावना सोच के, देखो मोनार्की का रूल चल रहा था तब उस टाइम पे 1848 में भी। तो देखो 1848 में एक फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, मतलब वो क्या है, पेंटिंग करते हैं। तो देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी, 4 प्रिंट बनाए थे, या फिर बोल सकते हो पेंटिंग बनाई थी, कुछ भी बोल सकते हो। तो उस प्रिंट में था क्या, उस प्रिंट में ये था कि उन्होंने अपना जो सपना है, या फिर बोल सकते हो जो उनका ड्रीम है, उसे दिखाया है। मतलब वो जो सोचते हैं, जो उनका सपना था, उन्होंने उसको पेपर में उतार दिया है। अब वो सपने में क्या था, वो सपने में उन्होंने देखा था कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसको डेमोक्रेटिक मिल चुकी है, मतलब कि उसने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली है, मतलब हर एक कंट्री ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली है, और सोशल रिपब्लिक भी हो गई है। मतलब कि क्या हो गया है कि वो राजा महाराजा के चंगल से छूट गई है। अब पावर किसके हाथ में आ गई है, पावर पीपल के हाथ में आ गई है। वर्ल्ड क्या है, डेमोक्रेटिक हो चुकी है। अब सब लोग उधर के इलेक्शन करके ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो रूल करेगा। तो क्या है, डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक आ गई है। तो इन्होंने ये इस पेंटिंग में दिखाया है, उन्होंने अपने सपने को इस पेंटिंग में दिखाया है। अब इसको ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा। तो देखो, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज सो दैट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लास, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। अब देखो क्या है ये पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के जितने भी लोग हैं, अब यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं, यूरोप की पूरी कंट्रीज और अमेरिका, तो ये सबके जो लोग हैं, सबके जो पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। मतलब देखो मार्चिंग इधर से स्टार्ट हो रही है, मार्च कर रहे हैं। अब मार्च क्यों कर रहे हैं वो आगे देखते हैं। अब दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। अब देखो ये मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो उधर से लेके इधर तक आएंगे, और जो इस जगह पर आ जाएगा उसे आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि इधर क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो ये एक फीमेल फिगर है, यूरोप में इन्हें ऐसे दिखा गया है। तो देखो क्या है, एक बड़े से ट्रेन में, लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं इन लोग। अब रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, होमेज मतलब होता है रिस्पेक्ट। हम लोग के इधर क्या दिया है, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। होमेज मतलब होता है रिस्पेक्ट। अब देखो, एज यू विल रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाई लिबर्टी एज फीमेल फिगर। तो मैंने अभी बोला कि देखो जो लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, वो एक फीमेल फिगर है। और हमने जो क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ के आए हैं, उसमें भी हमें ये पता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया था, फीमेल फिगर से दिखाया था। तो देखो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी हम लोग फीमेल फिगर से ही दिखाते हैं। किसको, लिबर्टी को। कैसे बोल सकते हो, हमारे जो भारत माता है उन्हें भी हम क्या कर दिखाते हैं, फीमेल फिगर से ही दिखाते हैं ना। तो यही हो गया। अब देखो, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बेयर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन अदर। अब देखो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इन लोगों ने क्या बोला है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उन्होंने अपने हाथ में क्या लिया है, उन्होंने अपने हाथ में लिया है एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। रुको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, मशाल जैसा दिख रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और चार्टर्स ऑफ राइट ऑफ मैन, मतलब कि इसके अंदर जितना भी इंसान का जो भी राइट्स है वो लिखा है, और इधर क्या है, मशाल टाइप कुछ लिया है, इसे बोला गया है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अब आगे देखते हैं। उसी के साथ ही साथ, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। अब एब्सोल्यूट मतलब होता है कि मोनार्की का। तो अब देखो क्या दिया है इधर, फोटो से ही आपको पूरा क्लियर होगा। देखो अब इन लोग ने दिया है कि अब ज़मीन पे अगर हम देखें, पेंटिंग के फोरग्राउंड की हम बात करें, तो देखो पेंटिंग के फोरग्राउंड में हमें क्या दिया है, राजा महाराजाओं का जो भी मुकुट होता है, या फिर बोल सकते हो जो शाही सामान होता है, या राजा महाराजाओं का जितना भी सामान रहता है, वो सब तोड़ फोड़ के नीचे फेंका गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि जो राजा महाराजाओं का सिस्टम था, वो खत्म हो गया है। तो इन्हें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऐसे दिया है। और उसके बाद देखो, इन
utopian vision, the people of world are grouped as distinct nation, identifying through their flags and national costume. तो देखो अब इधर क्या दिया है कि वो जो फ्रेडरिक सूर्य हमने समझा, तो फ्रेडरिक सूर्य कौन है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, हमने समझा। तो उनका जो यूटोपियन विजन है, मतलब कि जो उनकी सपनों की दुनिया है, उसमें उन्होंने क्या सोचा, और उन्होंने ये सोचा कि जो अलग अलग कंट्रीज है, मतलब बोल सकते हैं जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खुद को एक नेशन बना लिया। नेशन मतलब अब अपने लिए एक सेपरेट कंट्री बना ली है। जैसे पहले किंगडम हुआ करते थे, तो किंगडम को हटा के अब कंट्री आ गई है। अब वो कंट्री के साथ साथ उनका अब नेशनल फ्लैग आ गया है। अब सब लोग उनको नेशनल फ्लैग से पहचानेंगे। उनका अलग अलग नेशनल कस्टम आ गया है। मतलब क्या हो गया है कि सब कंट्री आज़ाद हो गई है, सबको आज़ादी मिल चुकी है, ऐसा इन्होंने बोला। अब देखो, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। तो इस टाइम पे क्या हुआ था ना, इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड को मिल गई थी आज़ादी। तो हमें क्या दिया है इधर, इसीलिए इन लोग जो है पेंटिंग के आगे चल रहे हैं। मतलब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इनके आगे इन लोग कब पहुंच चुके हैं। मतलब कौन सी कंट्री आपका पूछ सकते हैं जो पहले ही आज़ाद हो गई थी, वो थे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड। तो आपका एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो, उसके पीछे कौन था, फ्रांस आ रहे थे। फ्रांस भी लगभग क्या थे, फ्रांस भी लगभग बोल सकते हैं कि उन लोग को भी क्या मिलने वाला था, उन लोग को भी मिलने वाला था इंडिपेंडेंस। तो देखो, हम लोगों ने देखा कि पहले यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड तो आज़ाद हो गए हैं, अब उसके पीछे फ्रांस चल रहा है रैली में। देखो, इसके पीछे क्या चल रहा है, फ्रांस चल रहा है। उसके बाद कौन चल रहा है, जर्मनी आ रहा है, जर्मनी आ रहा है। जर्मनी के पीछे भी देखो लाइन वाइज सब लगे हैं, सब कंट्रीज आ रहे हैं आज़ाद होने के लिए। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करता है वो आज़ाद हो जाता है। इनका ये विजन था। अब देखो, शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मन। तो देखो उसके बाद क्या है, जर्मन की लोग फॉलो कर रहे हैं किसको, फ्रांस के पीछे जर्मन आ रहे हैं। अब जर्मन का फ्लैग कैसा है, जर्मनी का फ्लैग है ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अब देखो, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है जर्मनी का। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जर्मनी का फ्लैग कौन सा है। तो आपको सब चीज़ मतलब जो चैप्टर में दिया है वो आपको लाइन टू लाइन आपको याद करना है बस, इसलिए मैंने पूरा बुक में समझा है लाइन टू लाइन। अब देखो, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सूर्य क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। तो देखो इधर क्या दिया है कि जिस टाइम पे ये जो फ्रेडरिक सूर्य है, उन्होंने ये बनाया था, मतलब कि ये जो नेशन बनाया था, या फिर बोल सकते हैं ये जो पेंटिंग बनाई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब जर्मनी नाम का कुछ जगह था ही नहीं, और पहले बात उनका कुछ फ्लैग भी नहीं था जर्मनी का। तो अब आप बोलोगे कि उन लोग फिर उन्होंने पेंटिंग कैसे बनाई, तो उन्होंने अपने मन से सोच के बनाई थी पेंटिंग। तो उस टाइम पे जर्मनी का फ्लैग एग्जिस्ट नहीं करता था, या फिर जो जर्मनी के लोग हैं वो भी यूनाइट नहीं थे। अब जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे उनको यूनाइट करने का काम चालू था, मतलब कि उनको मिलाने का काम चालू था अभी। और जर्मनी क्या है तब के टाइम पे बनी नहीं थी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, उनको यूनाइट करने का काम चालू था। इतना आपको समझा। अब ठीक है, अब देखते हैं आगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स, उसके बाद लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया। तो अब देखो उनके पीछे पीछे कौन चलते आ रहा है। देखो हमने देखा कि पहले क्या है, देखो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड जो है उन लोग आज़ाद हो गए। उसके पीछे क्या है, फ्रांस है, उसके पीछे जर्मनी है, उसके बाद बहुत सारे रशिया वैसे सब है, मतलब कि सब आते ही जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया सब है। तो सबको भी क्या है ना, सबको भी नेशन स्टेट होना है, मतलब यूनाइट करना है, सबको भी एक नेशन बनाना है। अब देखो इतना हमने समझ लिया कि इसके पीछे पीछे हर बहुत सारी कंट्रीज आ रही है, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स ये सब आ रही है। तो देखो अब क्या है, फ्रॉम द हेवन अबाउट क्रिश्चियन सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सेंट्स, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रैटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या दिया है, अब ये दिया है कि हमने इधर तक तो देख लिया, अब ये पेंटिंग में हमें और एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये पेंटिंग में हमें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या। तो आप बोलोगे हाँ दिख रहा है। अब आप बोलोगे क्या दिख रहा है, तो ऊपर देखो राज क्या है, बहुत सारे भगवान दिख रहे हैं, क्राइस्ट दिख रहे हैं, सेंट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे जो भगवान हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इस जो मूवमेंट हो रहा है उन्हें क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या हो, तुम सब हमारे ही बच्चे हो और तुम लोग ये कर रहे हो तो इससे अच्छा है, क्योंकि अब इससे लड़ाई झगड़ा कम होगा। मतलब ये जो मूवमेंट है उससे आशीर्वाद दे रहे हैं इन द सेंस बोले तो यही हमें दिया है। तो अब देखते हैं और इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। तो अब देखते हैं, दिस चैप्टर विल डील विद मेनी इशू रिलेटेड टू इशूज विजुअलाइज्ड बाय फ्रेडरिक सूर्य ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ दिया है कि जो फ्रेडरिक सूर्य ने अपनी पेंटिंग में बताया था। अब देखो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, नेशनलिज्म एकदम इमर्ज होकर आया था, मतलब कि नेशनलिज्म की भावना क्या है हर जगह स्प्रेड हो रही थी, नेशनलिज्म बहुत ट्रेंड में आया था यूरोप में। अब देखो, द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वॉज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट
ऑफ इन मल्टीनेशनल डायनेस्टिक रूलर ऑफ एम्पायर ऑफ यूरोप। अब देखो क्या है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये हम चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टार्टिंग में आप समझ सकते हैं ना कि कुछ भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए जो चैप्टर में क्या हुआ रहता है, इस चैप्टर में ये बताया गया है, तो वैसे ही इधर भी ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया गया है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो क्या हुआ था, नेशनलिज्म की जब फीलिंग सबके अंदर डेवलप हुई तो उसकी वजह से लड़ाई करते करते जीतते जीतते या फिर बोल सकते हैं कि मतलब सहते सहते क्या किया, नेशन स्टेट बन गया। नेशन स्टेट बन गया मतलब मोनार्की हट गई, लास्ट में मोनार्की हट गई, डायनेस्टिक रूल हट गया। अब कौन आ गया, पीपल के पास पावर आ गई और नेशन स्टेट बन गया, मतलब कि एक नेशन बन गया, कंट्री बन गई। तो इतना हमने समझ लिया। अब देखो, अब आज की बात करें तो आज का है मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट कैसे है, क्योंकि देखो उसके अंदर एक सेंट्रलाइज पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है, तो उनके पास एक डेफिनेट टेरिटरी है, मतलब उनके पास एक पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री है, उसके अंदर ही उनको रूल इम्प्लीमेंट करना है, जो करना है उसके अंदर ही करना है। या फिर बोल सकते हो इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो इंडिया को क्या है, जितना इंडिया का बाउंड्री है उतने उसके अंदर ही वो अपना रूल जो भी लॉ लाना है वो ला सकता है। लेकिन इंडिया के बाहर जितनी भी बाउंड्री है उसके आगे वो कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि उधर दूसरी कंट्रीज की बाउंड्री आ रही है। तो इससे ये कॉन्सेप्ट है मॉडर्न स्टेट का। अब नेशन स्टेट क्या है, अब देखो नेशन स्टेट क्या है, तो इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ नेशन स्टेट को पढ़ाने से पहले। तो देखो क्या हुआ था कि अगर आप कोई भी मोनार्की ले लो, मोनार्की मतलब समझो कि एक किंग है, अब उसने क्या किया है, लड़ाई वड़ाई करके क्या किया है, बाजू वाला जो जितना भी जगह है उसको लूट लिया है, मतलब कि उसके अंडर में आ गए सब जगह। तो अब उसके अंडर में बहुत सारी जगह आ गए हैं, तो उस जगह के जो लोग हैं वो भी उसके अंडर में आ जाएंगे ना। तो देखो उसकी वजह से क्या होता है कि जो किंगडम रहता है, वो जो क्या बोल सकते हैं मोनार्की रहती है, मोनार्की के अंडर कितने लोग आ जाते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस के बेस पे लोग आ जाते हैं, इतने सारे लोग आ जाते हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते। कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, तो सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो सब लोग क्या समझते हैं, एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते, उधर इक्वल कोई किसी को समझता ही नहीं, कोई मतलब किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो उन लोग क्यों एक साथ यूनाइट होकर रहते हैं, क्योंकि वो राजा के अंडर में है, नहीं तो फिर क्या है वो यूनाइट नहीं रहेंगे। तो अब नेशन स्टेट क्या होता है, अब नेशन स्टेट मतलब क्या होता है कि जो उधर के लोग हैं, मतलब कि मेजोरिटी जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स नॉट ओनली रूलर, मतलब कि जो रूल कर रहा है वो भी और जो सिटीजन्स है वो भी, वो क्या करे, एक ऐसी आइडेंटिटी डेवलप करें जिसमें क्या हो, उन्हें लगे कि हम उन लोग ने जो पुरानी हिस्ट्री, जो पहले की जो हिस्ट्री है उनकी सेम थी, उन्होंने सेम डिसेंट को फॉलो किया है। मतलब कि क्या है, उन लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बिलोंग करते हैं, मतलब कि सेम आइडेंटिटी के लोग हैं। तो क्या हो जाएगा, उनको यूनाइट करने का काम, नेशन स्टेट मतलब होता है कि यूनाइट करना बोल सकते हो आप। तो कॉमननेस डेवलप करना उनके अंदर कि उन लोग एक ही लोग हैं, मतलब कोई अलग नहीं है वो। तो अगर सिंपल से कॉन्सेप्ट पे समझे कि नेशन स्टेट क्या है, तो नेशन स्टेट का मतलब होता है कि जो लोग इंक्लूडिंग जो रूलर्स हैं, मतलब कि जो रूलर है, जो रूल करता है उसको इंक्लूडिंग जो लोग हैं, वो सब एक भावना डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। और क्या हो, वो मैं करके ना सोचे, वो सोचे खुद को ना सोचे, वो सोचे हम को, हम ऐसे ना बोले कि मैं कि मैं ही कर सकता हूँ सब, हम सब कर सकते हैं, मतलब खुद को यूनाइटेड सोचे, खुद को नेशन का पार्ट माने, वो सबको बोले कि हम इक्वली हैं, वो सबका आइडेंटिटी भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम खुद को बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो वैसे ही उनको भी अपने देश से प्यार करना चाहिए। जैसे हम इंडियन हैं तो हम खुद को देश का पार्ट मानते हैं, हम खुद को देश से अलग नहीं समझते। तो क्या होता है, नेशन स्टेट मतलब कि अपने अंदर ऐसी आइडेंटिटी डेवलप करना जिससे सब देख सके, एक दूसरे को इक्वल देख सके, बस इतना ही है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब इधर से स्टार्टिंग होगी हमारे चैप्टर की। तो इसे स्टार्टिंग में लास्ट में क्या दिया है, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच द नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो डाइवर्स प्रोसेस है, मतलब कि इतने सारे एथनिक ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप मतलब बोल सकते हैं इतने सारे जो ग्रुप्स है, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे बोल सकते हो, अलग अलग कास्ट के बेसिस पे बोल सकते हो, तो इन सबको कैसे यूनाइट किया गया, फिर कैसे नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कैसे है नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई 19th सेंचुरी के बाद। तो ये सब हम देखने वाले हैं अपने चैप्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मतलब कि स्टार्टिंग कैसे हुई नेशनलिज्म की।